इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा क्या है वो आप यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हो इन्फॉर्मेशन। मैग्ना कार्टा ऐसा फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जब वर्ल्ड में पहले बार ऐसा सोचा, मॉडर्न वर्ल्ड में, हम लोग बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, जब मॉडर्न वर्ल्ड में ये सोचा गया कि जो सिटीजन्स हैं उनका भी कुछ अधिकार होना चाहिए। हर सरकार, हर किंग, हर राजा जैसा चाहे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, उस मनमानी के ऊपर कुछ लिमिटेशन होना चाहिए। और हर इंसान का जो उस किंगडम में रहता है, उस राज्य में रहता है, उसका भी कुछ अधिकार होना चाहिए। ठीक है? पहले किंग्स के टाइम पर कैसा था? किंग अगर चाहे तो किसी को भी पकड़वा के जेल में डलवा सकता है, किसी को भी मार सकता है। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, उसके पावर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, इसीलिए उसको नेगेटिव राइट्स कहते हैं। ये क्या है? ये लिमिटेशन है ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या नहीं कर सकता है सिटीजन्स के साथ। ठीक है? तो जो स्टेट नहीं कर सकता है वही हमारा राइट्स है, और इसीलिए इसका कंपैरिजन मैग्ना कार्टा से किया जाता है। अब यहाँ पर इक्वालिटी के केस में ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपिरोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर इक्वालिटी को डिफाइन किया गया था और ये कहा गया था कि इक्वालिटी जो है वो स्टैटिक नहीं, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एक बार हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यही इक्वालिटी है। ठीक है? उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। टाइम, ज़रूरत के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस सर्कमस्टांस में क्या इक्वालिटी है वो तब डिसाइड करना। ठीक है? और तभी कहा गया था कि इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, मतलब इक्वालिटी जो है वो आर्बिट्ररीनेस का उल्टा है। अब आर्बिट्ररीनेस क्या है ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम है सिर्फ ये, आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब यहाँ पर इन सब के बारे में शॉर्ट में आप जानना चाहते हो तो आप इस स्लाइड पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे भी सारा डिटेल्स मेंशन कर दिया है। और इसके बाद हम लोग एक एक आर्टिकल, आर्टिकल 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी क्या है। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अभी आप आगे देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब होता है। हर किसी पे, सब जितने भी लोग हैं कंट्री में, वो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, उनके ऊपर लॉ इक्वली अप्लाई होगा और प्रोटेक्शन भी लॉ सबको इक्वली देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है तो लॉ उनको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा या उनके लिए कुछ फेवर करेगा, और कोई एक बेगर है तो उसका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी पैसे वाले आदमी का होगा, वही फंडामेंटल राइट एक बिल्कुल ही गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है जीवन यापन के लिए, वैसे इंसान का भी हो। ठीक है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जहां तक इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर हर एक इंसान हर एक सिचुएशन में उसको समानता का अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है? ये जो मैंने आपको बताया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? और अगर भेदभाव होता है किसी के साथ तो वो अपने मौलिक अधिकारों का हनन क्लेम करके, वॉलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी को क्लेम कर सकता है, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स के इन्फोर्समेंट के। अब इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, या कहाँ पर भेदभाव is permissible. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for women and children. Women and children को प्रोटेक्ट करने के लिए, women और children की सहायता के लिए अगर कोई अलग से लॉ बनाया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसके अगेंस्ट में आप जाकर कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो कि विमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन स्टेट दे रहा है लॉ बनाकर, या चिल्ड्रन के लिए कुछ उसको हेल्प करने के लिए स्टेट कोई लॉ बना रहा है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट। ठीक है? तो इसी आर्टिकल की वजह से जितने भी रिजर्वेशन जो है वो सही है और वो अलाउड है, लीगली valid. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, scheduled caste, scheduled tribe, related to admission to educational institution, including
private educational institutions, whether aided or unaided by state, other than minority educational institutions. ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इस आर्टिकल की वजह से जो रिजर्वेशन है वो वैलिड है और वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में ये दिखा दूं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो पिक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग बेसिस पे क्या उनको नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके बाद इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो वो आर्बिट्रेरीनेस क्या है? So equality and arbitrariness are fundamentally opposed, with the former being a cornerstone of rule of law in public, while the latter is associated with unchecked power of an absolute monarch. तो आर्बिट्रेरीनेस जो मैंने आपको समझाया था, जो बताया था कि एक किंग के पास जो पावर था उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं था, वो अपने मन के हिसाब से जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर सकता था, जिसके लिए चाहे जैसा लॉ बना। लेकिन इक्वालिटी क्या है? समानता होनी चाहिए। अगर एक पर्सन को मर्डर का पनिशमेंट दिया जा रहा है तो वैसा ही मर्डर अगर कंट्री में कोई भी करता है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्टर हो, या वो एकदम गरीब से गरीब इंसान हो, फिर भी उसको वही सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसको हम समानता। तो किसी के साथ भी अनइक्वल व्यवहार करना या अपन ऐसा व्यवहार करना जिसका कोई बेसिस नहीं, ठीक है, जैसे विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट कोई स्पेशल लॉ बना रहा है, तो उसका क्या बेसिस है? उसका बेसिस है कि ये सारे जो कम्युनिटीज हैं वो सोसाइटी में हमेशा से पिछड़े हुए थे, तो उनको आगे लाने के लिए उनको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, इसलिए उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, किसी भी अपने एक फेवरेट कम्युनिटी को ज्यादा वोट दिलाने के लिए उनके लिए कुछ अलग से रूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रोहिंग्या के बारे में सुना होगा। तो रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज हैं इंडिया में, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट अचानक से रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए उस स्टेट में जहां पर उनको सेटल कराया गया है, वहां पर 10% रिजर्वेशन ला दे फॉर इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इन एवरी गवर्नमेंट जॉब। तो वो क्या है? वो आर्बिट्ररी है। क्यों एक ही कम्युनिटी को फेवर किया जा रहा है? क्यों नहीं सारे कम्युनिटीज को साथ में फेवर किया जा रहा है? तो ये क्या है? ये आर्बिट्ररीनेस है। ठीक है, या किसी गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट ऐसा निकले जहां पर ये लिखा जाए ओनली मेन अलाउड, ओनली मेन शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये क्या है? ये आर्बिट्ररी है। क्यों सिर्फ मेन को ही अधिकार दिया गया है? क्यों विमेन अलाउड नहीं है? अगर इसका कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है तो इसको हम आर्बिट्ररीनेस कहेंगे, और यहाँ पर आपके राइट टू इक्वालिटी का ये वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का हनन है। अब राइट टू इक्वालिटी का कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जहां पर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स, उनके लिए कुछ कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए किसी किसी टाइम पर, जब उन पे क्रिमिनल और सिविल लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, बट वो उतने ही टाइम के लिए जब तक वो उस ऑफिस में है, मतलब जब तक के लिए वो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं। ओके, हम किस तरह की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? तो आप जो यहाँ पिक्चर देख रहे हो, पहला पिक्चर देखो आप, हर किसी को सेम लेवल का हाइट दिया गया है। ठीक है, एक सेम हाइट के बक्से पर तीन तरह के लोग खड़े हैं, तीनों अलग अलग तरह के लोग हैं, तीनों को अलग अलग तरह का सपोर्ट चाहिए, लेकिन तीनों को सेम हाइट का बक्सा दिया गया है खड़े होने के लिए। अब जो लंबा आदमी है, ठीक है, वो तो मैच देख सकता है, जो मीडियम हाइट का है वो किसी तरह से मैनेज कर रहा है मैच को देखने का, लेकिन जो एकदम ही छोटा है या जो खड़ा ही नहीं हो सकता है उस बॉक्स के ऊपर, उसके लिए तो उस बॉक्स का कोई काम नहीं है। तो वहां पर तो इस पर्सन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो इक्वालिटी नहीं हो रहा है। हम कैसे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जहां पर जो अल्टीमेट गोल है वो हर कोई फुलफिल कर पाए। अल्टीमेट गोल क्या है? मैच देखना। लंबा आदमी बिना सहारे के भी मैच देख सकता है, ठीक है, तो उसको कोई सहारा नहीं दिया गया। जो मीडियम कद का आदमी है उसको उतना ही सहारा दिया गया जितने की उसको आवश्यकता है, और जो बिल्कुल ही डिसेबल्ड पर्सन है, जो खड़ा भी नहीं हो सकता है, उसको वैसा सपोर्ट दिया गया जिस सपोर्ट की वजह से, एक्स्ट्रा सपोर्ट की वजह से वो मैच को एंजॉय कर पाए। तो जो अल्टीमेट गोल है मैच को एंजॉय करने का, वो अब हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। यही बेसिस है रिजर्वेशन का। इसी प्रिंसिपल की वजह से विमेन, चिल्ड्रन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन या स्पेशल लॉज का प्रोविजन है, ताकि उनको भी समानता मिल सके, उनका भी राइट टू इक्वालिटी इंश्योर हो सकते हैं। राइट टू फ्रीडम पे हमारे देश में हमें सिटीजन्स को क्या क्या करने की आजादी है।
ठीक है? अब ये आपको ध्यान रखना है कि राइट टू फ्रीडम जो है स्पेशली आर्टिकल 19 ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिटिज़न्स के लिए एप्लीकेबल है। कोई फॉरेनर अगर आता है कंट्री में तो उसके पास वो ये सारे राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है। राइट टू इक्वालिटी वो भी क्लेम कर सकता है लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्पेशली जो आर्टिकल 19 के जितने भी फ्रीडम्स हम डिस्कस करेंगे, वो एक फॉरेनर नहीं क्लेम कर सकता है इंडिया में आकर। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में बेसिकली 6 टाइप्स के राइट्स हैं। क्या-क्या है? पहला तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बता दिया। स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? आपके सोचने की आज़ादी और उसको लोगों तक पहुँचाने की आज़ादी। लेकिन इसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कब? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जब आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो या ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहे हो जिससे कि लोग भड़क जाएँगे और आपस में मार-पीट, झगड़ा होने लगे, तब आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। तब आपको बोलने से या उसको लिख कर या किसी भी तरह से पब्लिश करने से, एक्सप्रेस करने से रोका जा सकता है। डिफेमेशन, आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो जो तीसरे पर्सन का डिफेमेशन करेगा, डिफेम करेगा, उसके बारे में आप गलत झूठी अफ़वाहें फैला रहे हो, तब आपको रोका जा सकता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एक्सेट्रा, आप कुछ ऐसा बात कहना चाहते हो जिससे कोई पर्सन किसी तरह का क्राइम जाकर कमिट करेगा या ग्रुप ऑफ पीपल क्राइम कमिट करेंगे, तो इन सब सिचुएशन में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19(1)(b), विदाउट आर्म्स लोग कभी भी कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल, मतलब बेसिकली रैली और भूख हड़ताल, ये सब जो आप प्रदर्शन देखते हो वो सब कहाँ पर अलाउड है? वो आर्टिकल 19(1)(b) में अलाउड है। लेकिन इसका भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली आर्टिकल 19 में आप जितने भी राइट्स देखोगे सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ये राइट्स अगर 100% अवेलेबल हो तो वो डेफिनेटली आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे होगे लेकिन सामने वाले का राइट उससे डिफीट हो जाएगा। कैसे होगा? लेट मी टेल यू। ये घर है जहां पर ए रहता है, ठीक है? अब इसके बगल वाले घर में बी रहता है। ए अपने घर में इतने जोर-जोर से शोर करता है, इतने ज़ोर से म्यूज़िक बजाता है कि बी जो कि एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। ठीक है? अब फ्रीडम तो दोनों का है। ए अपने घर में जो चाहे वो कर सकता है, बी भी अपने घर में जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ए का फ्रीडम कुछ भी करने का बी के फ्रीडम को डिस्टर्ब कर रहा है। बी का फ्रीडम है कि वो अपने घर में शांति से पढ़ाई कर सके। ए का फ्रीडम है कि वो अपने घर में जब चाहे पार्टी कर सके। लेकिन ए को अपने फ्रीडम को ऐसे एक्सरसाइज करना है कि बी का फ्रीडम ए की वजह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? इसी वजह से आर्टिकल 19 के जितने भी राइट्स हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ताकि आप अपना राइट एक्सरसाइज करो, लेकिन आपके राइट के एक्सरसाइज करने की वजह से सामने वाले का राइट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(d) है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप जहां चाहे जब चाहे रह सकते हो, जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका रेस्ट्रिक्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज में कुछ प्रोटेक्टेड लैंड्स हैं जहां पर आप जाके रहना या जमीन खरीदना नहीं कर सकते हो। फिर है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हो, कहाँ जहां आपका मन करे वहां जाके आप रह सकते हो, घर बना सकते हो। जो लैंड अक्वायर करने का प्रोसेस है वो आपका लीगल होना है। 19(1)(g) है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, उसमें कोई भी आकर आपके ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकता है अनटिल एंड अनलेस आप लीगल काम कर रहे हो। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तभी आके गवर्नमेंट आपको रोकेगी। आर्टिकल 19 पे जो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जनरली, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपका कोई भी राइट एक्सरसाइज करने का तरीका अगर इन सारे किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहा है तो आपके राइट को एक्सरसाइज करना वहीं पर रोक दिया जाएगा बाय द स्टेट, मतलब बाय द गवर्नमेंट। हम लोग अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है? एक स्टेट हो गया आपका, जो आपका स्टेट्स है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर ऐसे, और एक स्टेट होता है जो हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडिया एज अ नेशन स्टेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जहां पर आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिटरमाइन किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे केसेस आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में उसको मेंशन कर दिया है। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कहा गया न्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस में इंक्लूडेड है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है।
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट बिफोर वोटिंग। ये क्या है? ये आपका राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमर्शियल स्पीच जो कि एडवर्टाइजमेंट है, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आप कैसा और कब देना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो, लेकिन वो इनमें से किसी चीज को हार्म नहीं करना चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, इसमें कोर्ट ने कहा फ्लाइंग फंड नेशनल फ्लैग जो है वो भी फंडामेंटल राइट है अंडर 19(1)(a). फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट नॉट टू स्पीक भी इंक्लूड होता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ बीइंग साइलेंट, मतलब बोलने की आजादी में चुप रहने की भी आजादी इंक्लूडेड है। विजय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में फ्रीडम नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम, ये अलाउड है, कोई अगर नेशनल एंथम नहीं गाना चाहता है वो अलाउड है, वो भी आपका राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूडेड है, लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट करना अलाउड नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अब क्या क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब है क्रिमिनल लॉज, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब बैक इन टाइम। इसको ऐसे समझिए कि अगर जैसे किसी ने मर्डर किया 2024 में, ठीक है, लेकिन 2024 तक इंडिया में कोई लॉ नहीं था जो कि ये कहता था कि किसी को मारना गलत है। या लेट्स से थोड़ा और इसको इजी बनाते हैं, ए ने बी को थप्पड़ मारा 2024 जनवरी में, ठीक है, तब तक किसी को थप्पड़ मारना इलीगल नहीं था, लोग सिंपली एक दूसरे को थप्पड़ मार सकते थे। अब 2024 मार्च में एक लॉ आता है जो कि ये कहता है कि अगर कोई किसी को बिना रीजन के थप्पड़ मारता है तो उसको 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। ठीक है, अब बी देखता है कि अच्छा चलो नया लॉ आ गया, ए से बदला निकालने का ये अच्छा तरीका है, और वो ए के अगेंस्ट में केस फाइल करता है कि ए ने मुझे थप्पड़ मारा था बिना किसी रीजन के और अब उसको 1 महीने के लिए जेल जाना चाहिए। अब यहाँ पर ए क्या करेगा? ए ने जब उस बी को मारा था तब तो ऐसा कोई लॉ नहीं था, तब तो किसी को थप्पड़ मारना इलीगल नहीं था, तो इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। ठीक है, अगर लॉ जो नया क्रिमिनल लॉ आया जो कि ये कहता है कि किसी को थप्पड़ मारना गलत है, वो आया 2024 मार्च में, लेकिन वो इस एक्ट को 2024 जनवरी से अगर क्राइम बना रहा है तो इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर कहते हैं, जिस दिन आया उसके पहले से वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी क्रिमिनल लॉ जब उसको लाया जाता है उसके आगे के डेट से ही वो अप्लाई हो सकता है, उसके पीछे के डेट में उसके पहले जो हुआ उन सारे चीजों को वो क्राइम बना के लोगों को पनिश नहीं कर सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, एक पर्सन को एक क्राइम के लिए अगर एक बार पनिशमेंट मिल गया तो उसको दोबारा या बार बार उसी चीज का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, this provision safeguards that no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against oneself. खुद के अगेंस्ट जबरदस्ती किसी को कन्फेंस नहीं करवाया जा सकता है कि जबरदस्ती को ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही ये क्राइम किया है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 पे, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट बन गया है, क्योंकि ये था तो बहुत सिंपल सा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइफ का जो इंटरप्रिटेशन है राइट टू लाइफ का, उसके अंदर बहुत सारे राइट्स को इंक्लूड किया है जो कि बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आते हैं। कैसे कैसे इंक्लूड किया है वो देखेंगे। ये सेक्शन आर्टिकल क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी का भी लाइफ या उसका पर्सनल लिबर्टी कब तक नहीं लिया जा सकता है? जब तक कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं हो। मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट करना या उसको मारना, मतलब जान से मार देना, ये तब तक नहीं हो सकता है लीगली जब तक उसके लिए किसी लॉ में लिखा हुआ नहीं। ठीक है, तो किसी को भी जो पनिशमेंट मिलता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, जेल भेजा जाता है या फांसी की सजा मिलती है, वो कैसे मिलता है? वो सब जो क्रिमिनल लॉज हैं हमारे आईपीसी सीआरपीसी
उनमें लिखा हुआ है और उसी प्रोसीजर से होता है। अब आर्टिकल 21 कैसे-कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप ये 3 पॉइंट्स पढ़ सकते हो। ये उसको डिटेल में डिस्क्राइब करता है और कौन-कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर कोर्ट ने इंक्लूड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम यहाँ पर जो ग्रीन में आप देख रहे हो, उसमें देखते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट हैज गिवन द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. Right to life includes ambit of right to live with human dignity. Supreme Court held that right to life defines not only physical existence but the quality of life. ठीक है, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का जैसा लाइफ होना चाहिए, बेसिक लाइफ, एटलीस्ट वैसा लाइफ आपको मिलना चाहिए। अब इसके अंदर किन किन राइट्स को रीड किया गया, लाया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर। लाइवलीहुड मतलब आप कमा सकते हो, कोई भी काम करके अपनी आजीविका चला सकते हो। राइट टू शेल्टर, रहने का आपका कोई सेटअप होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी, टेलीफोन ट्रैपिंग को राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट माना गया है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, प्रिजनर्स का राइट कि उनको हैंडकफ नहीं किया जाए। फिर राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल। लीगल एड का मतलब है कोई पर्सन अगर अपना केस लड़ने के लिए खुद से लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर प्रोवाइड कराया जाए। राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। डिलेड एग्जीक्यूशन मतलब अगर किसी को फांसी की सजा मिल गई है तो ऐसा नहीं है कि अब वो 10 साल 20 साल तक जेल में पड़ा हुआ है और उसको फांसी नहीं मिला, ये इंतजार कर रहा है कि किस दिन मुझे मार दिया जाएगा, पता नहीं। तो डिलेड एग्जीक्यूशन जो है उसको भी मेंटल हैरासमेंट माना जाता है और ये भी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। एजुकेशन आर्टिकल 21A में गारंटी किया गया, ये पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं था, बाद में इसको इंक्लूड किया गया 2022 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट को प्रोवाइड करना है फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. This provisions ensures certain protection to person who are arrested or detained, including right to be informed. किसी को भी अरेस्ट किया गया है अगर या डिटेन किया गया है तो उसको उसका ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए, क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का राइट्स होना चाहिए। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा है किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी चार्जेस पे, तो 24 आवर्स से ज्यादा उसको पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद उसको जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है, मतलब कोर्ट के सामने उसको पेश करना होगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पर्सन को और लॉकअप में रखने की जरूरत है या इसको छोड़ा जा सकता है, इसको बेल देना चाहिए, क्या सिचुएशन है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस नहीं डिसाइड कर सकती है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि पुलिस जब चाहे जिसको चाहे परेशान करने के लिए या जबरदस्ती उसको जेल में रखकर टॉर्चर नहीं कर सकता है विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सप्लॉयटेशन पे तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग पे और फोर्स लेबर पे। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स को बेचना, खरीदना, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए हो। और फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरदस्ती काम करवाना बिना उसको पैसे दिए। जितना आप किसी से भी लेबर करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, उसका पैसा उसको मिलना चाहिए। जबरदस्ती किसी को डरा धमका कर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अपने लिए काम नहीं करवा सकता है। इसके बाद है 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो आर्टिकल 24 पहले से ही जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट में राइट गारंटी करता है कि किसी भी बच्चे को हजार्डस फैक्ट्रीज जहां पर उसके जान पे खतरा है वहां पर उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिर बाद में आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया जो कि ये कहता है कि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं करना वो तो ठीक है, लेकिन हर बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में जो है उसको बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये कौन इंश्योर करेगा? ये सरकार इंश्योर करेगी कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद 25 से लेकर 29 तक सारे आर्टिकल्स, तो यहाँ पर जनरली आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, ठीक है। कैसा कैसा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो भी चाहो, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी, आप कोई भी नहीं रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 25। अपने रिलीजन को आप दूसरों के साथ में शेयर करना,
उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीजें आप कर सकते हो आर्टिकल 25 के अंदर। फिर आर्टिकल 26 कहता है किसी भी रिलीजन के लिए आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी जो है वो अक्वायर कर सकते हो अपने रिलीजन के पर्पस को एडवांस करने के लिए। आर्टिकल 27 कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर मेंटेनेंस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी से भी जबरदस्ती किसी भी तरह का टैक्स या फी नहीं लिया जा सकता है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये कॉन्टेक्स्ट में है जो हिंदू से मुगल टाइम पे या जब तक भी मुस्लिम रूल रहा है, जो जजिया लिया जाता था। हिंदूज को अपने ही कंट्री में अपने ही पिलग्रिमेज साइट्स के लिए, अपने ही वर्शिप प्लेसेस पे जाने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था टू द गवर्नमेंट, जिसको हम जजिया कहते थे या जिजिया कहते थे। इन सारे तरह की चीजें अभी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ये सब करना अलाउड नहीं है। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट करता है प्रोविजन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना या धर्म से रिलेटेड पढ़ाई कराना ये प्रोहिबिटेड है। और आर्टिकल 29 गारंटी करता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनका अपना लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, उसको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाकर अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। All minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish and administer educational institutions of their choice. ठीक है, तो कोई भी जो माइनॉरिटी है वो अपने लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। और स्टेट अगर किसी को फंड कर रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन सब के बेसिस पे। तो ये सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सारे फंडामेंटल राइट्स का क्रक्स है। अगर ये ना हो तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का होना बेकार है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या कहता है? ये कहता है कि किसी को भी अगर लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि आपके अधिकारों का कहीं पर भी हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, आपके साथ जो गलत हुआ है उसको सही करने के लिए। और ये कैसे इन्फोर्स होता है? आप क्या केस फाइल करोगे? आप रिट फाइल करो, इसको रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसके लिए हम रिट फाइल कर। अलग अलग तरह के रिट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। हीबस कॉर्पस, अगर 24 आवर्स से ज़्यादा पुलिस ने किसी को डिटेन किया है और मैजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया है। मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शराई, जो जिस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है वैसा रिट इशू करता है कोर्ट। इसके डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम जो है उतना ही आप जान लीजिए। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को ये रिट जुरिस्डिक्शन दिया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट्स के पास भी है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट में होता है अंडर आर्टिकल 32। और एक और आर्टिकल है 226 जहां पर हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट होता है थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। ओके, तो आपके मतलब का अभी आर्टिकल 32 है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। ये ना हो तो बाकी राइट्स के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। आई होप इन जनरल आपको फंडामेंटल राइट समझ आ गया होगा। कोई वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंसेस है जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है या स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो आपको समझ नहीं आया है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।